मंचस्थ सभी श्रेष्ठीगण और भारत के भिन्न भिन्न भागों से आए हुए सभी जीतों के प्रतिनिधि बंधु, मैं नरेंद्र जी से पूछ रहा था कि बाहर से भी लोग हैं क्या। उन्होंने कहा हाँ, गुजरात बाहर से भी है। तो मुझे लगा कि अच्छा होगा कि मैं हिंदी में बातचीत करूं। जितनी तालियां बजी उससे तो लगता है कि इतने तो हैं बाहर के। मतलब मेरा फैसला सही था। और वैसे भी सही फैसले ही होते हैं जो सफलता दिलाते हैं। इन दिनों आप गुजरात में जहीं कहीं पर भी जाओगे तो हर एक के कान में गूंजता है जीतो। और मैं देख रहा हूं कि आप भी मुझे कह रहे हो कि जीतो। लेकिन आप जब जीतेंगे तभी मैं जीतूंगा। भाइयों बहनों, हमारा देश अगर उसकी सांस्कृतिक विरासत की ओर देखा जाए, हमारे इतिहास की ओर देखा जाए, हमारे शास्त्रों की तरफ देखा जाए, तो यह बात स्वीकार करनी होगी कि यह देश राजा महाराजाओं ने नहीं बनाया है। यह देश शासकों ने नहीं बनाया है। यह देश ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने अपनी त्याग तपस्या से बनाया है। और इस देश की वही पूंजी है। अगर इस देश को उस विरासत से अगर अलग कर दिया गया तो इस देश का वही हाल होगा जैसा किसी पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। कितना ही फला फला पेड़ क्यों न हो, लेकिन अगर रूट से वो उखड़ जाता है, अपने मूल से अलग हो जाता है, तो उसका कोई भविष्य नहीं होता है। भारत के लिए भी हमारी अपने जीवन की मूलभूत तत्व है, हमारे जो मूलभूत संस्कार है, हमारी मूलभूत शिक्षा है, दीक्षा है, अगर उसको हम पन पाएंगे नहीं, रक्षित नहीं करेंगे, तो दुनिया में अनेक समाज नष्ट हो चुके। एक दिन हमारे लिए भी आ सकता है कि हम भी इतिहास के झरोखे में जगह लेकर के इस भूभाग पर से नष्ट हो जाएं, और तब जाकर के जीवन को कितनी ही ऊंचाइयों क्यों न प्राप्त हुई हो, शिक्षा कितनी ही क्यों न मिली हो, धन संपदा के कितने ही ढेर न लगे हो, उसके बावजूद भी ये आवश्यक होता है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहे। और जीतों का ये प्रयास है कि नई पीढ़ी को भी जीतों के माध्यम से अपनी जड़ों से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मैं जीतों को अभिनंदन करता हूं। और मुझे जीतों के कई कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है, और मुझे तब खुशी होती है कि जब विश्व भर में फैले हुए हमारे सभी बंधु जीतों के माध्यम से
उन जड़ों के साथ फिर से ज्यादा गहराई से जुड़ रहे हैं। ये प्रयास अपने आप में राष्ट्र की शक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रयास है, समाज की शक्ति को बढ़ावा देने वाला प्रयास है, पारिवारिक जीवन में शक्ति देने का प्रयास है और व्यक्तिगत जीवन में भी उच्च मूल्यों की ओर जाने की प्रेरणा देने वाला प्रयास है। और उस प्रयास को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, पूरे मन से मैं उसका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, यह देश जिस भूमि पर महावीर हुए हो, जिस भूमि पर बुद्ध हुए हो, जिस भूमि पर आदि शंकर हुए हो, जिस भूमि पर महात्मा गांधी पैदा हुए हो, और हर किसी ने एक स्वर से अहिंसा की बात कही है। अहिंसा के विषय में हमारे देश के किसी भी पंथ परंपरा में कोई मतभेद नहीं है। और हम जब पश्चिम के कभी कभी बातें सुनते हैं तो बड़े अभिभूत हो जाते हैं, वाह पश्चिम में कैसा सोचना है। हम अगर अंग्रेजी में सुन ले कि इसे लिव एंड लेट लिव, तो हमको लगता है वाह वाह वाह, दुनिया को क्या बड़ा तत्व ज्ञान मिला है। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। दुनिया को ये पता नहीं है कि मेरे आचार्यों ने, भगवंतों ने मुझे इससे भी ज्यादा एक कदम आगे सिखाया है। हम ही लोग हैं जो कहते हैं जीवो अने जीवाड़ो। यानी सिर्फ मैं भी जीऊं तुम भी जियो, मैं मेरा कर लूं तुम तुम्हारा कर लो, ये हमारी उतनी सीमित संकुचित विचारधारा नहीं है। खुद भी जियो, औरों को भी जीने के लिए समर्थन करो, सहाय करो, जीने दो। क्या ऊंचा तत्वज्ञान था हमारा। आज विश्व के अंदर एक बड़ा शब्द प्रचलित हो जाता है, कहते हैं जगत के अंदर ये तत्वज्ञान ऐसा है जिसमें टॉलरेंस है। टॉलरेंस, जो लोग दुनिया को टॉलरेंस सिखाने की बातें करते हैं, उन्हीं लोगों ने पूरी मानव जात को दो विश्व युद्ध में झकझोर दिया था। 2 विश्व युद्धों के लिए विश्व को, मानव जात को जान फैसानी करने की नौबत आई, उन्हीं लोगों के कारण आई जो दिन रात टॉलरेंस की बातें करते थे। और हम वो लोग हैं जिन्होंने आज भी, पूरा इतिहास गवाह है, कहीं पर भी आक्रमण करके, आक्रांता बन करके किसी जीवन को, किसी संस्कृति को, किसी परंपरा को नष्ट नहीं किया है। और फिर भी हम कभी कभी अपनी बात बताने में संकोच करते हैं। हम एक डिफेंसिव अवस्था में रहते हैं। भाइयों बहनों, हम उससे भी आगे हैं, हम टॉलरेंस से भी आगे हैं। हम यहां तक कहते हैं कि भाई सिर्फ सह लूंगा, ठीक है भाई, टॉलरेट कर लूंगा, तुम जो हो टॉलरेट कर लूंगा, क्या करूं अब। उस टॉलरेंस से भी आगे हम एक्सेप्टेंस वाले लोग हैं, हम रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। ठीक है, मेरा विचार मुझे मंजूर, तुम्हारा विचार तुम्हें मंजूर। और तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और इसी बात को लेकर के एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको जानकार लोग अलग अलग रूप में कहते हैं। ये बात हमारे यहां उस ऊंचाई से कही गई है। मित्र, दुनिया के अंदर एक गैलीलियो था जिसने पृथ्वी सूर्य के पास घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है,
बाइबल में जो लिखा था उसके खिलाफ उसने अपना वर्जन दे दिया। और क्या परिणाम आया? गैलीलियो को फांसी के तख्त पर चढ़ाने की नौबत आ गई। और आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि गैलीलियो सत्य था, लेकिन चूंकि वो बाइबल में नहीं था और इसलिए गैलीलियो को मारो। ये एक प्रकार, ये और वही लोग टॉलरेंस की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहां देखो, एक चारवाक ऋषि हो गए हमारे देश में। वो चारवाक ऋषि कहते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। सब जैन समाज के लोग हैं तो ये ज्यादा समझ आएगा कि कर्ज करो घी पियो। यार मरने के बाद कौन देखता है? जिस बैंक से मिलता है ले लो, करो धंधा, फिर बाद में देखा जाएगा। ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। ये भूमि जो त्याग की भूमि है, जो कहती है तेन त्यक्तेन भूंजी था, त्याग करके भोगो, उस भूमि पर तद्दन उल्टा विचार रखने वाला था चारवाक। वो कहता था ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत। कर्ज करो घी पियो मौज करो, अगला जन्म वन्म कुछ होता नहीं है, स्वर्ग वर्ग नाम की कोई चीज नहीं होती। एक प्रकार से वो मार्क्स का भी पूर्वज था, पूरी तरह हिंदुस्तान के विचारों से विपरीत था। लेकिन मेरे देश में कभी किसी ने यह नहीं कहा कि चारवाक हमारे विचारों से सहमत नहीं है इसलिए उसको फांसी पर लटका दिया जाए। यह देश ऐसा है जिसने चारवाक को भी ऋषि माना, अलग चिंतन दिया था, जो इस देश की धरा से जुड़ा हुआ नहीं था, इसकी जड़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उस चारवाक को इस देश ने ऋषि की श्रेणी में रखा। यह हमारा टॉलरेंस से भी एक्सेप्टेंस की ऊंचाई तक का यह मेरा देश है। भाइयों बहनों, हम अपने देश की उन ऊंचाइयों को पकड़ के जिए तभी तो देश चलता है। और जब जड़ों से उखड़ जाते हैं तो कैसे भटक जाते हैं, वो आज आपको नजर आ रहा होगा। आप में जान आने लगी ऐसा लग रहा है। आपको लगता था कि अभी अभी तो पर्युषण के पर्व गए हैं, यही सुन सुन करके थक गए हैं, और मोदी जी ने फिर वही खोल दिया। तो मोदी जी अपनी कैसेट बदले तो ठीक होगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं क्या सुनना चाहते हैं आप। आपको पता चल गया? आपके दिल में है, उसी की आवाज को मैं पुकारता हूं। दोस्तों, भाइयों बहनों, जब जड़ों से उखड़ जाते हैं तब देश कितना तबाह हो जाता है, उसका आज अब रूप देखिए। मैं अहिंसा के विषय को ले लेता हूं। यह देश आजाद हुआ, लेकिन मेरी सरकार को गौ वंश रक्षा के कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, आजाद हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जिस देश में गौ रक्षा के लिए महात्मा गांधी जीवन भर लड़े थे, जिसके लिए आचार्य विनोबा जी ने जीवन के अंतकाल में अनशन किया था। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जिसकी गाथा गाई थी, उस एक गौ रक्षा के कानून को मेरे गुजरात में मंजूर करवाने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। आजाद हिंदुस्तान में साहब इससे ज्यादा बेशर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? वरना ये ऐसी चीज है जो सहज रूप से स्वीकार होनी चाहिए थी। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं भाइयों बहनों कि इस देश में गुजरात पहला राज्य है जो गौ वंश हत्या के कानून को करने में सफल हुआ है, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उसके पर थप्पा मारा है। और इतना ही नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में गौ वंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन
दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौवंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है मन में। अगर जड़ों से जुड़े हुए होते तो इतनी देर न लगती दोस्तों। आपको जानकर के आश्चर्य होगा मित्रों, और बहुत से लोग हो जो पहली बार शायद इन बातों को सुनते होंगे, और मैं ये शब्द कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे भीतर में एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी पीड़ा है, कलेजा टूट रहा है दोस्तों। इस देश के किसानों ने हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया। गुजरात के किसानों ने व्हाइट रिवॉल्यूशन किया, और पूरे देश और दुनिया में हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के कारण जाने गए, श्वेत क्रांति, दूध की क्रांति के लिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, पूरा देश का किसान खड़ा हो गया और पूरे देश के किसानों ने तय किया कि हिंदुस्तान का पेट भरने का सामर्थ्य इस उर्वरा भूमि में है, हम अपना पसीना बहाएंगे, और ग्रीन रिवॉल्यूशन करके दिखाया। लेकिन भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी हुई वर्तमान सरकार का क्या सपना है मालूम है आपको? आपको जानकर के हैरानी होगी। उनके लिए श्वेत क्रांति का महत्व नहीं है, उनके लिए हरित क्रांति का महत्व नहीं है, न ग्रीन रिवॉल्यूशन चाहिए, न व्हाइट रिवॉल्यूशन चाहिए। उन्होंने मकसद बनाया है पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति। ये गुलाबी क्रांति क्या है मालूम है? जब पशु को काटते हैं, उस मांस का कलर आपने देखा होगा, जैनियों ने तो नहीं देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, वो गुलाबी होता है। और इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार का सपना है कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है भाइयों बहनों? आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी हैं? आपको आश्चर्य होगा, गुजरात का किसान कॉटन पैदा करता है। अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार उस पर ड्यूटी लगाती है। लेकिन अगर आप मटन एक्सपोर्ट करते हैं तो भारत सरकार सब्सिडी देती है। ये मेरे देश की जड़ों से उखड़े हुए लोगों का मिजाज देखिए। भारत की जड़ों से जो उखड़ गए हैं, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी, मटन एक्सपोर्ट पर सब्सिडी। ये उनका खेल है। इतना ही नहीं, अगर आप लोहे के व्यापारी हो, या राजेश भाई बैठे हैं, क्या कभी आपको अहमदाबाद से दिल्ली लोहा भेजना हो और वहां पर कोई अस्पताल के लिए लोहा भेज रहे हो, कोई ब्रिज बनाने के लिए लोहा भेज रहे हो, जो जनता के उपयोग के काम आने वाला है लोहा, क्या ये हिंदुस्तान की सरकार आपका लोहा यहां से दिल्ली ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देगी? क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है भाई? आप मान लीजिए गरीबों के लिए किसी प्रदेश के अंदर चावल गेहूं बेचना चाहते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हिंदुस्तान देता है क्या? आपको जानकर के पीड़ा होगी मेरे भाइयों बहनों। अगर मटन एक्सपोर्ट करने वाला मटन एक्सपोर्ट करने के बाद अपने कत्ल खाने से मुंबई बंदर तक मटन ले जाता है, तो भारत सरकार प्रति टन प्रति किलोमीटर उसको सब्सिडी देती है, ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी देती है। इतना ही नहीं मित्रों, आप कोई उद्योग लगाना चाहें, कारखाना लगाना चाहें, क्या हिंदुस्तान की सरकार
आपको कोई सब्सिडी देती है? आपको जानकर के हैरानी होगी, अगर आप कत्लखाना लगाते हैं, स्लॉटर हाउस लगाते हैं, तो आपको 15 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की तिजोरी से दिया जाता है। 15 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, आप अगर हमारे गुजरात के अंदर सिर्फ हम वाइब्रेंट गुजरात समिट करते हैं ना, और उसमें लोग आते हैं, व्यापारी लोग, उद्योगकार आते हैं। सिर्फ गुजरात आए हैं इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेजता है कि आप गुजरात क्यों गए थे। ये हाल है देश का। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले बार हमारे यहां वाइब्रेंट गुजरात समिट में जो पूंजी निवेश के लिए लोग आए थे, उनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया था। अगर आपको इनकम की इतनी जरूरत है और टैक्स की इतनी चिंता है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, अगर आप मटन का बिजनेस करते हो, मटन एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो 5 साल तक आपको इनकम टैक्स में माफी दी जाती है। भाइयों बहनों, ये मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं। जहां भगवान महावीर पैदा हुए थे, उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान की सरकार की बात कर रहा हूं दोस्तों। और तब मैं कहता हूं कि कलेजा रो रहा है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और अगर हम एक समाज के नाते जागरूक नहीं होते, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसको लागू करने के लिए हम कोई प्रण नहीं करते हैं, और इन चीजों के लिए आगे नहीं आएंगे, तो भाइयों बहनों, हमें भी अपनी जड़ों से जुड़ करके रहने में कितनी दिक्कत आएगी उसका आप अंदाज लगा सकते हो। और तब जाकर के इन चीजों को रोकना आवश्यक होता है। देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं दे सकते, वैसे भी उनको सुख है। जो बोलते ही नहीं है उनसे क्या जवाब मांगोगे। मित्रों, आज देश, आप देखिए, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरे विश्व में एक चर्चा थी, और चर्चा ये थी कि अगली सदी हिंदुस्तान की सदी, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, ये चर्चा थी। और हम भी मनोमन सीधा तान के घूम रहे थे, हाँ यार, अब कुछ अपने अच्छे दिन आए, ऐसा लग रहा था। लेकिन इस दशक की ओर देखें तो लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए। सारी दुनिया हमारी मजाक उड़ा रही है मित्रों, हम हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। पूरा विश्व का ध्यान था कि हिंदुस्तान कुछ करतब करके दिखाएं। आज हिंदुस्तान किस अवस्था में जाके पड़ा है, कहां जाकर के हम रुके हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि 21वीं सदी के प्रथम दशक के बाद कोई ऐसा भी दिन आता है जब इस देश के 19 राज्य अंधेरे की चपेट में आ जाते हैं। 70 करोड़ जनसंख्या, 48 घंटों तक बिजली उनको उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में आधा ऑपरेशन हुआ है, बिजली डोल। ट्रेन रास्ते में रुकी पड़ी है, बिजली डोल। मां बीमार है, पंखा चल रहा है, बिजली गुल। बच्चों को एग्जाम है, बिजली गुल। 21वीं सदी में 48 घंटे तक एक देश का 80% हिस्सा अंधेरे में डूब जाए। सारी दुनिया ने भारत के खिलाफ इतनी निंदा की जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और मेरा सदनसीब देखो कि कम नसीब देखो, मुझे समझ नहीं आता है कि जितने आर्टिकल लिखे गए उसमें लास्ट पैराग्राफ और लिखा गया, लेकिन समझ गए वो लेकिन क्या था? सारे वॉशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, कोई भी दुनिया का अखबार लिख लीजिए, सबने हिंदुस्तान की धुलाई की और लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा,
लेकिन इस संकट के बीच भी एक अकेला गुजरात था जहां बिजली जगमगा रही थी। मित्रों, मुझे पीड़ा होती, मुझे इससे आनंद नहीं आता है। मेरे देश की इतनी बुराई हो 21वीं सदी के कालखंड में। भाइयों बहनों, हम भ्रष्टाचार कई प्रकार के सुने हैं, चोरी के हर प्रकार के हथकंडे सुने हैं। साइकिल चोरी सुनी है, मोटर कार चोरी सुनी है, किसी का मोबाइल फोन चोरी हो गया सुना है, किसी का लैपटॉप चोरी हो गया हो, किसी की कार चोरी हो गई हो, किसी का ट्रैक्टर चोरी हो गया हो, किसी के रुपये चोरी हो गए, गहने चोरी, सब सुना है। कोयला चोरी पहली बार सुना। यानी सब हमारा स्टैंडर्ड भी गिरता जा रहा है। स्टैंडर्ड चोरों का कुछ नहीं छोड़ा साहब, कुछ नहीं छोड़ा। कोयले की चोरी, आपके घर में भी कभी साहब कोयला तिजोरी में नहीं रखा गया होगा। यही बैंकिंग से साथ जुड़े होंगे, वो शायद लॉकर खोलना शुरू करेंगे, कोयला रखने का लॉकर। आप कल्पना कर सकते हो है, यानी देश किस तरफ से लूटा जा रहा है, देश को किस तरफ से बर्बाद किया जा रहा है। अब मैं सुखी हूं, मुझे किसके लिए लूटना है? न दामाद है, भाइयों बहने, आप भी दामादों से बच के रहिए। पूरी दामाद नाम की जो इंस्टीट्यूशन है, उस पर ही धब्बा लग जाएगा कहीं। क्या हाल करके रखा है दोस्तों देश का। और ऐसा नहीं है मित्रों कि इस देश में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि उर्वरा भूमि नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम विश्व के सामने एक सामर्थ्यवान देश के रूप में उभर सकते हैं, ऐसा नहीं है मित्रों। मैं गुजरात के मेरे 12 साल के अनुभव से बता सकता हूं, यही सरकारें, यही कानून, यही मुलाजिम, यही अफसर, यही फाइलें, उस सब के बावजूद भी दुनिया बदली जा सकती है। इरादा चाहिए दोस्तों, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो मित्रों मैं कभी नहीं मानता हूं कि देश कभी डूब सकता है। लेकिन न इरादे नेक हैं, न नीयत साफ है, और नीति का तो नामो निशान नहीं है, कोई नीति नहीं है। और तब जाकर के देश डूबता ही चला जा रहा है। भाइयों बहनों, मुझे याद है, मैं जब 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बना, तो मेरे राज्य में रेवेन्यू डेफिसिट थी 6,600 करोड़ रुपीस, 6600 करोड़ रुपया, 6,600 करोड़ रुपीस। हमने पिछले 12 साल में एक नए पैसे का टैक्स बढ़ाया नहीं है, एक नए पैसे का टैक्स नहीं बढ़ाया। और आज मेरी सरकार रेवेन्यू सरप्लस सरकार है मित्रों। दो 2001 में मैं जब आया
तब गुजरात का कुल बजट था 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़। सब उसमें तनख्वाह देना, विकास करना, सब सारी दुनिया 6,000 करोड़ में थी। भाइयों बहनों, अभी मैंने 2 हफ्ते पहले सौराष्ट्र में एक पानी की योजना घोषित की। सिर्फ सौराष्ट्र में पानी की, सौराष्ट्र का नर्मदा का पानी पहुंचाने की, उसकी साइज है 10,000 करोड़। मैंने वनवासियों के विकास के लिए एक पैकेज दिया है, उसकी पूरी योजना बनाई है। वो अमाउंट है 40,000 करोड़ रुपीस। क्या चलाते थे ये लोग? ये पैसे कहां जाते थे भैया? क्या कारण है कि 10 साल के भीतर भीतर मेरा राज्य 6,000 करोड़ के बजट से लेकर के आज 1,21,000 करोड़ तक पहुंच गया? मित्रों, भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर हम सच्चे अर्थ में इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं है, वो नहीं, सब झूठ है मित्रों। इस देश के पास सब कुछ है और दुनिया में हिंदुस्तान सबसे युवान देश है। 65% इस देश की जनसंख्या 35 से नीचे की उम्र की है। 65%। आप कल्पना कर सकते हैं, आप यूरोप में जाते हैं, आप कहीं खड़े रहिए, 25 लोग आपके सामने से गुजरेंगे, मुश्किल से एक आध नौजवान दिखाई देगा, बाकी लकड़ी लेकर के बूढ़े बूढ़े लोग चल रहे हैं। पूरा विश्व बूढ़ा हो गया है जी। एक अकेला हिंदुस्तान है जिसमें युवानी से भरा हुआ देश है। 65% जनसंख्या 35 लाख साल से नीचे हो। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा सामर्थ्यवान देश है। अगर इन भुजाओं को काम दिया जाए, इन नौजवान को सही शिक्षा दी जाए, तो देश की काया पलट कर सकते हैं, तो दुनिया की काया पलट कर सकते हैं। एक दिन हमारी एनडीसी की मीटिंग थी। सभी देश के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री का भाषण होता है शुरू में। आपके गले नहीं उतरता है ना? होता है, वो पढ़ते हैं, होता तो है। मुझ पे भरोसा कीजिए, वहां वो जरूर पढ़ते तो है। तो उन्होंने बड़ा सीना तान करके कहा, वैसे तो दिखता नहीं है, उन्होंने सीना तान करके कहा कि हम भारत में 500 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। ये मैं शायद बात कर रहा हूं 2009 या 10 की। भाइयों बहनों, फिर हमारी बारी आई, जब बोल रहे थे तो सभी मुख्यमंत्री बोलते हैं बाद में। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये कहीं जो फिगर लिखा है सही है कि कोई जीरो वीरो इधर उधर हो गया है? कहीं ऐसा ना हो कि आप 5,000 या 50,000 लिखना चाहते हो और गलती से 500 छप गया हो और मैं कोई आपको आलोचना कर दूं तो बुरा ना लगे। तो उन्होंने मुंडी हिलाई, नहीं ठीक है 500 है। मैंने पक्का कर लिया। फिर मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, जिस चाइना के साथ 21वीं शताब्दी की हम स्पर्धा कर रहे हैं, उस चाइना के अंदर 50,000 प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 50,000, और मेरे देश के प्रधानमंत्री 500 की बात कर रहे थे। अब मुझे मैं बेचैन हो गया। मैंने कहा, ये क्या, कहाँ ले जाएंगे लोग? मैं मेरे स्टेट में आकर के तुरंत मीटिंग बुलाई। मैंने मेरे अफसरों को कहा, भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, हम स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है देश में? तो हमारे अफसर लोग भी बेचारे इसी इंस्टीट्यूशन से आए हुए हैं, तो क्या मैंने कहा, ऐसा करो, आप एक सूची बनाओ, 4 से लोग बैठो, कि जन्म से मृत्यु तक इंसान को कितनी प्रकार की सेवाओं की जरूरत पड़ती है, कितनी प्रकार की चीजों की जरूरत पड़ती है। क्रेडल से लेकर के अंतिम स्मशान तक कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है।
तो बेचारे बैठे, लगाया, छोटे होते ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, गुलदस्ते, डिगना चाहिए, शादी में ये चाहिए, फलाने में, ऐसा वो करीब करीब 976 प्रकार की चीज़ें मेरे पास लेके आए। साहब, जन्म से मृत्यु तक इतनी सेवाएं तो इंसान को लेनी ही लेनी पड़ती है। और बोले साहब ये तो हमने सरसरी नज़र से किया है, जरा बारीकाई से करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि 976 प्रकार की सेवाएं चाहिए तो उतनी स्किल भी चाहिए। अगर गुलदस्ते की जरूरत है, गुलदस्ता बनाने वाला भी तो चाहिए। तो मैंने कहा कि आप 976 कोर्सेज चालू करो, पढ़ाओ, लोगों को तैयार करो। भाइयों बहनों, आज मेरे गुजरात में अकेले में 2500 से अधिक प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम पिछले 1 साल में मैंने शुरू किए हैं। मित्रों, मैं कभी हैरान हूं, इतना बड़ा देश और एक छोटा सा राज्य, कंपैरिजन कैसे करें मुझे समझ नहीं आता है जी। और करें तो किससे करें, सीखें तो किससे सीखें। मित्रों, अभी 2011 के बजट में, आप लोग तो बजट को बड़ी गहराई से सुनते होंगे तो आपको याद होगा, देश के वित्त मंत्री ने अपना पढ़ रहे थे बजट, तो उन्होंने कहा कि हम हमारे देश में 3000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी डालेंगे और गांवों में 3000 गांवों का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये भारत सरकार, इतनी बड़ी सरकार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, देखा होगा आपने। आधा समय मोदी को गाली को देने में लगाते हैं, आधा समय। दिल्ली सरकार की आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी को गाली देने के लिए होती है। और उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दी तो काम हो गया, देश भर में पब्लिसिटी हो जाएगी, और हो भी जाती है। तो उनको लगता है कोई काम करो न करो, बस इतना करते रहो। आप हैरान होंगे मित्रों, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 3000 गांव में 21वीं सदी के दूसरे दशक में मेरे देश की सरकार रही है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को 3000 गांवों का पायलट प्रोजेक्ट। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया में गुजरात अकेला राज्य ऐसा है कि जहां 18,000 गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 3 साल से है। अब वो पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, बताओ। अब ये 18,000 गांव पायलट नहीं माने जाएंगे क्या? इससे सीख नहीं सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए अलग करेंगे। वो छोटे बचपन में हम सुनते थे ना, न्यूटन कि वो बिल्ली, छोटी बिल्ली के लिए छोटा काना और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा। अरे बड़े में से छोटी नहीं जा सकती क्या? लेकिन यहां से कुछ मिलेगा नहीं ना, कुछ हाथ नहीं आएगा ना, तो क्यों करें? भाइयों बहनों, सोलर एनर्जी, मैं मानता हूं जैन शास्त्रों का, अहिंसा का उत्तम से उत्तम पालन करने का कोई रास्ता उत्पादन के क्षेत्र में है तो सोलर एनर्जी है। कोई जीव हिंसा नहीं है, और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। मित्रों, हाँ हाँ जीतेंगे। भाइयों बहनों, मैं ये मानता हूं कि देश में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इसलिए हमने हमारी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, और इसकी दिशा में जाना पड़ेगा, और जाना वहीं पड़ेगा
जो भगवान महावीर कह के गए हैं, उसी रास्तों पे जाना पड़ेगा। आप मान के चलिए साहब, पूरे विश्व को इस क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम से बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, तो हिंदुस्तान का मूलभूत चिंतन ही काम आने वाला है। ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, बहुत विश्वास से कहता हूं। भाइयों बहनों, हमने सोलार एनर्जी की पॉलिसी बनाई, और सोलार एनर्जी की पॉलिसी बनाई तो भारत सरकार ने हमारे बाद सोलार एनर्जी की पॉलिसी बनाई, और उन्होंने फुल स्टॉप कॉमा समेत जो कोयला ले ले उनको जीरो फुल स्टॉप कॉमा लेने में क्या जाता है। पूरी वैसी की वैसी पॉलिसी उन्होंने ले ली, हमारे बाद उन्होंने डिक्लेयर की। लेकिन हमने हमारी पॉलिसी में कहा था कि हम यूनिट का 13 रुपया देंगे। मैं हैरान था, भारत सरकार ने 19 रुपया घोषित कर दिया। अब यहां बैठा हुआ कौन आदमी मेरे पास आएगा बताइए? तो व्यापारी लोग बैठे हैं, सब कहेंगे यार मत जाओ, मोदी बेकार आदमी है, वो तो 13 रुपया देता है, उधर 19 मिलता है, तो वहीं जाएंगे। आपको जानकर के हैरानी होगी, हमने 13 रुपया दिया, लेकिन देश में से कोई दिल्ली सरकार के पास गया नहीं। 19 लेने कोई गया नहीं, 13 वाले के पास आए साहब, क्योंकि हमारे 13 के साथ साथ विश्वास भी जुड़ा हुआ था, भरोसा जुड़ा हुआ था। ये हमारी ताकत थी। आज मित्रों, पूरे हिंदुस्तान की 80% सोलर एनर्जी अकेला गुजरात पैदा कर रहा है। 80%। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क मेरे गुजरात की धरती पर एक गांव के अंदर है। और मैं बिल्कुल साफ देख रहा हूं मित्रों, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात ग्लोबल कैपिटल बन के रहेगा। ये आप लिख करके रखिए मित्रों। क्यों विकास के उस मॉडल को नहीं विकसित किया जा सकता है? और जो 13 रुपया से हमने शुरू किया था, एक स्थिति ऐसी आएगी, गैस और कोयले से बिजली उत्पादन होने वाले के दाम बढ़ते चले जाएंगे और सोलार के दाम कम होते जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा, दोनों के रेट समान हो जाएंगे मित्रों, सोलार की बिजली के। और तब गुजरात बड़ी ताकत के साथ दुनिया के साथ में खड़ा होगा। वो दिन आ जाएगा, आप देख लेना मित्रों। ये चीजें बदली जा सकती है मित्रों। हम गुजरात के लोग दुनिया में सबसे अच्छे टूरिस्ट हैं। वी आर द बेस्ट टूरिस्ट। दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आपको कैम्प मिलेगा मिलेगा मिलेगा। 5 स्टार होटल में बैठ करके डिब्बा निकाल करके खाखरा निकालेगा। गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था साहब। हमारे पास गिर के लायन थे, लेकिन दुनिया को पता तक नहीं था। हमारे पास सोमनाथ, द्वारिका, पालिताना जी, क्या कुछ नहीं था मित्रों। कच्छ का रेगिस्तान, हम लोगों को डर लगता था, रेगिस्तान, जिंदगी टूट गई, चलो भागो। भाइयों बहनों, आज मैंने दुनिया के सामने सफेद रण का चित्र खड़ा कर दिया। पूरा विश्व आज हमारे कच्छ का रण देखने के लिए आता है मित्रों। बालू में से डॉलर पैदा किए जा सकते हैं, दम चाहिए। और भाइयों बहनों, आज गुजरात का टूरिज्म का ग्रोथ पूरे हिंदुस्तान के टूरिज्म के ग्रोथ से आगे निकल गया। 3 साल में खुशबू फैल गई। घर घर पहुंची है मित्रों, वरना वो रेगिस्तान की तरफ कोई देखता नहीं था। आज पूरे हिंदुस्तान का पागलपन कर दिया है मैंने। रेगिस्तान देखने के लिए पूरा विश्व आ रहा है। भाइयों बहनों, ये दिवाली मुझे अभी बताया गया हमारे अफसरों ने कि गिर फॉरेस्ट में इतना रश है, पहले कभी नहीं देखा हमने इतना रश। मित्रों, विकास करना है तो विकास हो सकता है। हिंदुस्तान के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है मित्रों। छोटे छोटे देश टूरिज्म पर पूरी अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। भारत के पास क्या नहीं, हजारों साल का इतिहास है। विश्व देखने के लिए पागल है मित्रों। हम क्यों न उस दिशा में जाएं? भाइयों बहनों,
भारत नई समृद्धियों को पार करे, देश और दुनिया में देश नाम रोशन करे, लेकिन जड़ों से जुड़े रहे। और जड़ों से जुड़े रहने के लिए जीतों के द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपके बीच आने का अवसर मिला, मेरे कारण उत्कर्ष भाई की छोटी छोटी कहानियां रह गई हैं, तो मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उठ करके चले मत जाइए। मैं आशा करता हूं आप बैठेंगे। उत्कर्ष भाई जिन्होंने जीतों के उतनी गति दी, इतनी तेजस्विता दी, इतना प्राण दिया, और जिसके कारण दुनिया भर में अहमदाबाद चैप्टर जाना जाता है, तो उन उत्कर्ष भाई का भी गौरव होना चाहिए। मैंने उनको कहा था कि भाई मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मुझे ज़रा जल्दी इजाज़त दे तो ठीक है, तो मेरे कारण उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप उनको बहुत उनका सम्मान करेंगे, उनकी बातें सुन करके उनका गौरव करेंगे। फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं बीच में से ही जान रहा हूं, मुझे क्षमा करना। जय जिनेंद्र।